अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। लग यूं रहा है कि जैसे तालिबान रजीम अफगानिस्तान में अपनी नाअहली और बदइंतजामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के साथ जंग करने पर तुला हुआ है। दोहा मुआहिदे के तहत तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अभी तक किसी भी वादे को पूरा करने में नाकाम दिखाई देती है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तर्जुमान अफगान तालिबान के बयानात को गुमराहकुन करार दिया। पाकिस्तान ने इस्तंबुल मुज़ाकरात पर अफगान तालिबान का मनफी प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया। अफगान रजीम के तर्जुमान ने इस्तंबुल मुज़ाकरात के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया। खालिदम टीटीपी की पूरी क़यादत इस वक्त काबुल में मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ चीन और अमरीकी सदूर की मीटिंग के बाद भारत का पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने का जो ख्वाब है वो धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जबकि उनके साथ मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं मसूद अहमद साहब आपसे करना चाहूँगी। आप मुझे बताएं, आपको क्या नज़र आता है कि क्या ये इंटरनल रिफ्ट्स हैं अफगानिस्तान की, या वो बच्चियों को लेकर तालीम के हवाले से जो पाबंदी लगाई जा रही थी उन सब चीज़ों को पसे पुश डालने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ाई में है, जंग की हालत में है, तो उन बुनियादी मसाइल पर पर्दा डाल दिया जाएगा और ये जो हकीकी मसला अब बन चुका है इसके ऊपर बात नहीं होगी। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक किस्म का समझ लें, अब तो वो जंग हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते हैं, ये लफ्ज़ तो उनके लिए सोचने भी नहीं चाहिए। और सेकंड ये बात है कि देखें, एक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जिस तरीके से जो उनके मास्टर्स है इंडिया से लीड ली हुई है वो डायरेक्शन इनको दे रहे हैं कि आपने क्या बात करनी है। और आप देखें कि हमें बहुत वाज़ेह डिवीजन विद इन अफगान रजीम के अंदर से नजर आ रहे हैं। आपने पहले जो बातचीत हुई उसमें मुल्ला याकूब आयत, ही वाज रिप्रेजेंटिंग कंदहार, और इसके बाद तब जो टीम गई थी जो इस्तांबुल में बातचीत हुई, रहमतुल्लाह नजीब, ही वाज रिप्रेजेंटिंग हक्कानी। और फिर ये है कि देखें कि आपस में डिवीजन थी और विदिन अभी कंदहार के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। मुल्ला याकूब अपने आप को सही मानों में समझता है, ही इज द ईयर, यानी कि सही जानशीन है मुल्ला उमर के बेटे की वजह से। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की अपनी से है, बीइंग द सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन। मुल्ला देखें कि ये मुत्तकी भी हेलमेट का रहने वाला है और इसके अलावा जो दूसरे भी वो है, लेकिन ऊपर जो है नॉर्थ ईस्ट में हक्कानियों का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, तो उनकी बड़े डिफरेंट है। दे आर वेरी सॉफ्ट एज फार एज दी ख्वातीन के एजुकेशन की बात होती है या ह्यूमन राइट्स की बात होती है, तो उसमें वो अपना थोड़ा सा सॉफ्ट शो किया है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो बनी ही नहीं है। 42% टोटल वहाँ पे पश्तून है, 58% दे आर आउटसाइड। सो इट इज अ सेल्फ इम्पोज्ड अथॉरिटी जो खुद ब खुद जबरदस्ती दौर से आई है। लेकिन इस 42% में भी इवन द पश्तून जो है वो भी इनके साथ, मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है। सो आपस में अभी आप देखें डिवीजन है। जिस तरीके से अभी एक्टिविटीज शो की हैं कि उस वक्त ग्रुप से एक्टिवेट हो चुके हैं मज़ार शरीफ वाले एरिया में, हिज़्ब वहदत वाले एक्टिवेट है, उस्ताद मौक़िफ़ के अंडर कमांड, उस्ताद अता के अंडर कमांड हिज़्ब इस्लामी वाले हैं, और दोशंबा बेस्ट अहमद मसूद है जो नॉर्दर्न एलायंस अहमद मसूद के बेटे हैं। सो वो एक्टिव इन 13 प्रोविंसेस है। और इसी तरह हेरात वगैरह में एक कमांडर इस्माइल का एरिया है। सो विदन इसमें बहुत सारी डिवीजन है, तो भी इसमें कंसेंसस नहीं है। लेकिन अभी ये भी मसला है कि कंट्रोल फितना बारिश का कौन करेगा। हक्कानियों का भी उस पर इंटरेस्ट है कि सब्सिक्वेंट अगर सिविल वार कुछ होती है तो इनको यूज करें। इसी तरह कंदहारियों का भी उस पर है। तो कंदहारी अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं कंपेयर बीइंग दुर्रानीज, और ऐसे वो नॉर्थ ईस्ट से कहते हैं हम सुपीरियर है, वो चाहते हैं कंट्रोल हमारे पास हो। सो बहुत सारी वजूहात है। और फिर ऊपर से देखें कि जिस तरीके से बातचीत में और जो इनिशियल बातचीत हुई थी उसमें तो एग्री कर गए थे, पाकिस्तानी पॉइंट्स तो एग्री कर गए थे। जब वो फीडबैक लेते थे, कंधार कुछ कहता था, काबुल वाले कुछ कहते थे, दैट्स वाई पाकिस्तानी निकले थे बाद में, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की आके बैठे। बट एक चीज वेरी क्लियर है कि पाकिस्तान हैज मेड वेरी क्लियर कि जो अगर अटैक्स इसके बावजूद भी इट इज अ टेम्परेरी ट्रूस है, कंडीशनल है। अगर इसके बाद भी कोई अटैक ओरिजिनेट होता है अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड।
और लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि पिछले चंद दिनों से कोई एक्टिविटी सच उस तरफ से नहीं हुई है। तो इसका ये मतलब है कि जो कुछ डायरेक्शन इनकी तरफ से गई है, लेकिन ये है कि नेक्सस बिटवीन फितना और खारिज और अफगान तालिबान रजीम के बियॉन्ड एनी डाउट वो 100% है। अच्छा मसूद साहब, अगर उस तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई, हमारी सरजमीन पर तो कार्रवाइयाँ उसी तरह जारी और सारी हैं। मैं चाहती हूँ कि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब हैं, उनसे भी पूछ लूँ। सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर का खदशा है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनज़्ज़ा, अपना ब्रिगेडियर मसूद एंड भट्ट साहब, सब नाजरीन को मेरा सलाम। पहली बात तो अपना मुनज़्ज़ा ये है कि ब्रिगेडियर मसूद साहब ने मेरा ख्याल है बड़े तफसील से सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान की वो बयान कर दिया है। अब भी जो ख़बरें आ रही उसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं उनमें इस वक्त बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और सिलसिला ये है कि अफ़गानिस्तान का पूरा जो क्या कहते डायनामिक्स है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये अफ़गान तालिबान का इस वक्त जितना भी कंट्रोल है वो बज़ाहिर अपना गन से और क्या कहते हैं और ताकत से उन्होंने उनको अपने कंट्रोल को, उन्होंने इन्फ्लुएंस को अपना इन पे फैलाया हुआ है। लेकिन मसला ये है अफ़गानिस्तान में कि 32 प्रोविंसेस हैं, यानी 32 गवर्नर्स होंगे, 32 वॉरलॉर्ड्स होंगे। जिस तरह अपना मसूद साहब ने कहा 42% टोटल पश्तून हैं, उनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे जो इनके साथ नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाकी जो इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पे कुछ तकरीबन 20 से 22 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर इनका ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं है, यानी जो मर्जी का ये करना चाहें वो इनकी बात माने ना माने, ये उनकी मर्जी है, इनका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। इंडिया अफगान तालिबान के साथ डायरेक्टली भी एंगेज्ड है और इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी एंगेज्ड है। तो वो अपना रिपोर्ट करती हैं अपना मोस्टली जो उन लोगों को जो उनकी फंडिंग करते हैं, वो उनको ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं पहले 50% पहले 50% ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद। तो ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा एक किस्म का माफिया क्रिएट हुआ है विद इन अफगानिस्तान। ये ग्रुप्स ने टोटल कंट्रोल किया हुआ है। इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो वॉरलॉर्ड्स हैं वहाँ पे, इन्होंने कॉर्पोरेशंस खोली हुई हैं, बिल्कुल एक बिज़नेस के तरीके पे वो चल रहे हैं। और इस तरीके से ये सारा जो सिलसिला है अफगानिस्तान का वो आप देख रहे हैं। अब वो जो फैक्शन की बात की कि जी सिविल वॉर का कोई अपना की पॉसिबिलिटी है, ज़रूर पॉसिबिलिटी है। अगर क्या कहते हैं इनके आपस में जो अपना ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं तो पॉसिबल है कि वहाँ पे भी सिविल वॉर शुरू हो जाए, जिस तरह की पहले भी होती रही है इनकी नॉर्थ अलायंस के साथ, अपना तालिबान के साथ। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा। तो अफगानियों के साथ डील करना इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी का कंट्रोल ही इस तरह से नहीं है जिस तरह के एक प्रॉपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जी। तो ये जो सिलसिला है ये तो चलता रहेगा। आपने भी अपना रेफरेंस दे दिया है कि जी उनकी तो अटैक्स चलते ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल है खबर आ रही थी कि शायद हंगू में कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ है, उसके अंदर भी कोई नुकसान हमारे हुए, तो वो तो अभी तक रुक नहीं रहे हैं। एक तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं, एक तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब उनको अपना बार बार बता रहे हैं कि जी अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो उसके नताइज क्या होंगे। तो ये एक सिलसिला है जो कि लगता है कि चलता रहेगा। ऊपर से इंडिया का आपको पता है कि ये उनकी फंडिंग तो रुक नहीं रही है। जिसकी फंडिंग अगर उनकी फंडिंग अगर नहीं रुक सकती तो फिर ये एक्टिविटीज़ जो ये कर रहे हैं, बिकॉज इनका तो दाना पानी ही इस कारोबार से है। दो ही तो कारोबार हैं अफगानिस्तान के जी। आपको याद होगा कि जी 9/11 से पहले अफगानिस्तान वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। ठीक है, तालिबान पाकिस्तान ने आके जो अफगानिस्तान ने आके इस क्या कहते हैं ओपियम की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया, लेकिन उनकी इनकम रिड्यूस नहीं हुई है। अगर 7 गुना प्रोडक्शन कम होगी, उन्होंने 7 गुना कीमत बढ़ा दी है। तो ये सारा खेल जो है ये सारा ये पैसा के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये नारकोटिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये टेररिज्म के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये उनका दाना पानी इसी के अंदर है। तो इनसे कोई भी उम्मीद लगाना बड़ा हमें सोच समझ के आगे देखना होगा। उधार पर तो अतीब साहब ज्यादा देर हुकूमतें नहीं चलती ना, तो फिर मजीद उधार लेना पड़ेगा, मजीद साजिशें करनी
पड़ेगी, तो फिर वॉर और टेबल टॉक तो पाकिस्तान एक साथ करने को तरजीह नहीं देता। शहजाद हुसैन भट्ट साहब से जान लेते हैं कि मुल्क के अंदर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं TTP के खिलाफ, वो किस तरह से हो रही हैं, और उस जानिब आप भी इशारा कर रहे थे। देखें काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, सबसे पहले तो आपको ये गौर करना पड़ेगा किसी भी बात पर जाने से पहले कि चमन बॉर्डर से एक रोज़ में 10,700 अफगान मुहाजिरीन जो है वो अफगानिस्तान वापस चले गए। अच्छा, 10,700 जो गए चमन बॉर्डर से, और चमन बॉर्डर के बाद आज से तुरखम सरहद पर भी वहाँ से भी जाना शुरू हो जाएंगे अफराद। अच्छा, ये टोटल अफराद अब तक 15,60,000 अफगानी अपने वापस जा चुके हैं। अब बाज़ाब्ता तस्दीक हुई है उनकी दस्तावेज़ात की, फिर उनको सरहद अबूर करने की इजाज़त दी गई है। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि लाहौर और रावलपिंडी में बाज़ाब्ता FIRs हो रही है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उन अफराद पर जो अफगानियों को दुकान और घर जिन्होंने किराए पे दी हुई हैं, ताहाल उन पर उनको पाबंदे सलासल पाकिस्तानियों को भी करना शुरू कर दिया गया है। तीसरी बात मेरी, मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ एयर वाइस मार्शल साहब के साथ जो फरमा रहे थे कि कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अफगान हुकूमत के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उनका बयान आपने भी पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया। वो बयान मुझे तो बयान गुमराह कुन एक बयान लग रहा है, और ये जो मसला है ये सीधी उंगली से हल होने वाला नहीं है। एट एनी कॉस्ट आप जितने मर्जी बयान कर लें, उनको या पैसे की जबान समझ आती है या गोली की जबान समझ आती है, और एयर वाइस मार्शल साहब ने कह दिया चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर किस बात की देर है? ब्रिगेडियर साहब कोई हमारी रहनुमाई फरमाए। देखिए, मेरे ख्याल में जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से उसको जब एक लिख के बताया कि इन पॉइंट्स पे फोकस करें, सो हम कह सकते हैं मलेशिया से इट इज मिसलीडिंग है। और उसने जहां बात की, देखें पाकिस्तान आर्मी है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक ही पेज पे है। जो हमारी विक्ट्रीज अभी रिसेंट पास्ट में हुई है, इट बिकॉज ऑफ यूनानिमिटी बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स की वजह से हुई है, और उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर उसने बात की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, और पीछे जो वायलेंस जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो आपने देखा सारे पख्तून जो बॉर्डर बेल्ट के थे वेपन्स लेके बाहर आ गए थे। They said कि we'll fight along with the armed forces of Pakistan। So वो अप्रोच है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वो ये नहीं बता रहे कि पिछले 4 साल से जब से ये आए हैं वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी है, खवातीन का कोई वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, उनके एजुकेशन वहाँ पे नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और देखें ना कि बाकी 58% मेजॉरिटी तो बाहर बैठी हुई है। सो पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिक, देखें जिस बातचीत में एक ही 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का रहा है कि अगर देखें आप इसको इंश्योर करें कि तालिबान रजीम जो है तो टेररिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान वो ना हो, उसको क्रैक डाउन करें। और इसीलिए हम देखें उसमें एक पॉइंट है कि वेरीफाइबल एविडेंस शो करें, और वेरीफाइबल एविडेंस क्या होगा कि इफ यू क्रैक डाउन ऑन द हाइडआउट्स, डिसमेंटल दी सेफ हेवंस या जो ट्रेनिंग एरियाज हैं इनके, और लॉजिस्टिक जो इनके कम्युनिकेशन से लिंक्स जो बनते हैं एफिलिएशन से, उनको आप उस पर भी क्रैक डाउन करें, इसको तोड़ें, तो वो वेरीफाइबल एविडेंस होगा, तो उसके बाद हम मान सकते हैं। अतीफ सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगी कि आपसे मैं भारत के हवाले से कुछ पूछ लूं। आप देखें कि चीन और अमरीकी सदूर की मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान जो बर्फ थी वो पिघलने लगी है। मजीद पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव पॉलिसीज़ पर वो बात करते हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन ऐसे में भारत का क्या बनेगा? क्या उसके मल्टी पोलर विजन को कोई खतरा लाहक हो रहा है इन मुलाकातों से? मुनज़्ज़ा, बेसिकली जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि चाइना और अमेरिका की ये अच्छी पॉजिटिव मुलाकात हुई है, और इसमें काफ़ी अच्छी अपना वे फॉरवर्ड के जो हैं वो उन्होंने बातें की हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ये अभी आपको पता ही होगा कि अभी परसों उन्होंने USA का जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है अगले 10 साल का भी उनके साथ साइन कर लिया है। तो जहाँ तक इंडिया की पोजीशनिंग है विद अमेरिका, वो तकरीबन उसी तरह ही है जैसे पहले थी।
और जो उनकी पोजीशनिंग है अपना चाइना के साथ, वो भी आप सबको मालूम है कि चाइना के साथ जो लद्दाख के मामले में उनके डिफरेंसेस हैं वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया है कि जी ये इनसे कोई इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो मेरे अपनी ज़ाती तो ख्याल में इंडिया को कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि अब मैंने इसलिए ये रेफरेंस दे दिया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन यूएसए और अपना इंडिया का, जो कि 2035 तक चलेगा। और इस स्ट्रेटेजिक जो कोऑपरेशन का बेसिक मकसद ही ये है कि इनकी कोशिश है कि चाइना को जितना भी रोका जा सके, जितना भी उनके इन्फ्लुएंस को अपना कंट्रोल कर सकें थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो वो चीज़ें तो सब अपनी जगह पे हैं। और क्या कहते हैं, इसलिए इंडिया बेशक हमारा क्या कहते हैं ये पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत बेहतर हुए हैं पहले से, लेकिन आपने ये देख ही लिया होगा कि ये हमारे साथ भी ताल्लुकात उनके बेहतर हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इंडिया के साथ वो ट्रंप साहब जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहते हैं कि जी मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। एंड उसकी जो प्रूफ है वो जो साइनिंग ऑफ दी और एक्सटेंशन ऑफ दी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है बाय अनदर 10 years। ये आपको इल्म होगा कि ये 2005 से शुरू हुआ सिलसिला, 2005 से लेके 2015, 2015 से 2025 और अब ये आगे चल रहा है मामला। तो बेसिकली इंडिया को मेरे हिसाब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इस पर्टिकुलर डायलॉग से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अतीब सिद्दीकी साहब। और मसूद अहमद खान साहब, बात यह है कि भारत की जानिब से अमेरिका के साथ तो जो मशकें की जानी है वो अपनी जगह, लेकिन अभी जो वो पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर मशकें करते हुए दिखाई दे रहा है, अगर कहीं कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है तो वो ये ना भूले कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान चाको चौबंद मौजूद है बॉर्डर्स पर और हर किस्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने भारत को यानी लाहौर ने दिल्ली को मात दे दी है। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। हर साल स्मॉग की आमद के साथ कई बीमारियां हमारे मुल्क में घर कर लेती हैं। हर साल हम वही खबरें, वही शिकायतें और वही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि कुछ नहीं बदला। मगर मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो आज कॉलम लिखा है ना, उसमें वो कहती हैं कि एक नया विलन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे कि एंटी स्मॉग गन कहते हैं और इसकी मदद से एयर क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उनका यह भी कहना था कि जब हम 16 माह पहले इक़्तिदार में आए थे तो सिर्फ 3 नाकारा AQI मौजूद थे, लेकिन अब हमारी हुकूमत ने 41 AQI नस्ब कर दिए हैं, जिससे कि आबो हवा के मयार का तयन किया जाता रहता है वक्फे से। मगर उसके मुताबिक पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा शहर बन चुका है, जिसका AQI 418 रिकॉर्ड किया गया है। हम सिर्फ फैसलाबाद की बात ही क्यों करें, गुजरांवाला की क्यों ना करें, जहां 388, मुल्तान में 299, कराची में 211, जबकि लाहौर कुछ इसी तरह की दास्तान बयान करते हुए नजर आता है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहिबजादा खान। मैं चाहूंगी कि साहिबजादा खान साहब से पूछा जाए कि आखिर मसला क्या है। सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो आबो हवा है ये ज़्यादा मुज़र सेहत है या पहले थी? देखें, अभी तक तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे आपने बताए हैं ये तकरीबन इससे भी ज़्यादा थे। वैसे तो नॉर्मली जो है पिछले साल तो लाहौर में 500 से भी क्रॉस कर गया था, लेकिन इस साल अभी तक मेरा ख्याल है चाहे फैसलाबाद हो, चाहे मुल्तान हो या कोई और भी सिटी हो या हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो इस दफ़ा तो अभी तक तो वो 418 या ये फैसलाबाद में है। लेकिन इसमें कमी आने का अभी तक देखें कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो आपका क्लाइमेट चेंज वो फिनोमेना है उसमें अभी तक कोई आप कह लेना कि जो इसकी असल बेसिक वजह है उसमें कमी नहीं आ रही। आपने देखा होगा कि वल्नरेबिलिटीज़ जो दूसरे फिनोमेनाज भी हैं, गर्मियों के मौसम में मानसून में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से जब मानसून की बारिशें ज़्यादा होती हैं तो आपके पास नमी का तनासब जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और यही नमी का तनासब जो दर्जा हरारत कम होने के साथ साथ फिर ये सीज़न आता है तो उसमें ये बनना शुरू हो जाता है। बहरहाल ठीक है, गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है, इसमें अच्छी बात है। दूसरे और भी तजर्बात
जो हैं ये एंटी स्मोक गन्स के थ्रू भी। साहिबजाद खान साहब, कदा कलामी की माजरत, आप सरकारी तजर्बात की बात कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, शायद अगर मेरी गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी, क्या AQI कभी 2000 तक जा सकता है? मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा नहीं है। तो सर वो मैडम ने ना अपने कॉलम में लिखा है कि पिछले साल 2000 हो गया था, तो शायद ये उन्होंने गलती से लिख दिया है। इस किस्म की गलती शायद उनसे नहीं हो सकती, वो तो काफी संजीदा हैं और इस ओहदे पर फाइज हैं। गालिबन उनके राइटर से ये गलती हो गई होगी। ये नहीं, ये असल में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो हमारे पंजाब गवर्नमेंट का जो है ना EPA डिपार्टमेंट जो है ना वो मेजर करता है। मे भी उनके पास कोई रिकॉर्ड ऐसा हो कि किसी वक्त वो मे भी क्रॉस कर भी 2000 बात नहीं है। लेकिन अब चूँकि हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं होता, हम तो सिर्फ ये मौसम का हाल बताते हैं या जो सूरत हाल भी है कि जी जिस मकसद के लिए चाहे एविएशन हो या आम पब्लिक हो उसको ये बताते हैं। तो मैं भी EPA जो है वो पंजाब का गवर्नमेंट का बड़ा जिम्मेदार इदारा है, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा तो मेरा ख्याल अगर ये कॉलम लिखा है तो मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है सर, शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हुकूमती कारकर्दगी बयान करते रहते हैं कि हुकूमत बहुत काम कर रही है। अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो मैं चाहूँगी कि स्मॉग के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर भी वो हमें ज़रा एनलाइटन कर दें। शुक्रिया मुनीज़े मोइन साहबा। देखें, पहले एतवार को भी देखा है, इस दौर को भी देख रहा हूँ और बड़ी बारीक बीनी से देख रहा हूँ। अगर ईमानदारी से कहें तो इस दौर में कुछ काम इस हवाले से हो रहा है। और क्या हो रहा है जो आपका सवाल है, मिसाल के तौर पर इस दफ़ा ये देखें, आपके पास 5000 गाड़ियों को सर्टिफाइड किया गया है, उनको चेक किया गया। तो हमारे वाली गाड़ियाँ तो नहीं फिरती भैया लाहौर शहर पंजाब, उनको 5000 गाड़ियों को चेक किया गया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप गौर करेंगी तो 4000 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो आ गई हैं। अच्छा, उनमें से 1500 ऑलरेडी सड़कों पर घूम रही हैं, वो लोगों को सहूलियत दे रही हैं। 1500 बसें ऑलरेडी है और फिगर 4000 का है। अच्छा, बच्चों की टाइमिंग स्कूल की चेंज कर दी गई है। अब अक्टूबर से ये जो बच्चे हैं ये सुबह 7:45 बजे जाते थे, 8 बजे स्कूल लगता थे। अब स्कूल लगेगा 8:45 पर सुबह पहली क्लास होगी। इससे भी गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है, मेरे पास एक लंबी डिटेल है जो मैं बयान कर सकता हूं। असल में 2-3 मीटिंग ऐसी भी मैं प्रेजेंटेशन में गया हूं जहां मरियम औरंगजेब को बताया गया था, मेरे पास वो भी है। मैंने आपको जो कॉलम वाली बात करी है वो भी पढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो सारी बातों को मैं कर रहा हूं, अभी तक कंट्रोल पंजाब हुकूमत ने नहीं किया। ये भी सच है, स्मोक है और आज भी कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा नंबर होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी गुफ्तगू की बजाय चीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब जरा आसान जबान में समझाइएगा, ये भारत से गंदी हवाएं आ गई और यहाँ आकर पूरा जनाब पाकिस्तान का सूबाई दारुल-हुकूमत, पंजाब का सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जो है वो जनाब नंबर 1 पे चला गया। अभी जो मुनीज़े साहबा बात कर रही थी, 500 तक तो डेरा गाजी खां पे मैंने मॉनिटर किया हुआ है, वहां तक 500 तक गया है। अब यह 200, 400, कभी 360। अब देखें ना, ये 400 का फिगर मेरे सामने पड़ा हुआ है कि 400 तक अगर होता है तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लग जाती है लाहौर में और हो भी जाता है। आप ज़रा हमें आसान ज़बान में मेरे नाज़रीन को ये समझाए कि ये 200, 400 नंबर 1 इंडिया से आ गया, हो क्या रहा है और हमें किस लेवल पर जाकर फिर हंगामी सूरत हाल में अपने बच्चों को कंट्रोल करके उन्हें मास्क पहनाना चाहिए। खान साहब देखें, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ना, आप देखें कि ये फुटेल ऑफ द हिमालयाज के साथ ये सारा नीचे नीचे चल रहा है। इवन के अगर आप पिक्चर एक देखें ना, ये जो सैटेलाइट की पिक्चर है तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये हमारे यानी नॉर्थ ईस्ट पंजाब से लेके जैसे सियालकोट या जेलम इन इलाकों से शुरू होकर चलता चलता लखनऊ और दिल्ली तक भी यही सूरत हाल चल रही है। किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे ज़्यादा है। लेकिन इसका चूँकि आजकल एक सिलसिला समुंदर में बना हुआ था, डिप्रेशन बना हुआ था, उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक आप कह लें कि नमी से मरबूत हवाएं जो हैं वो तकरीबन थोड़ी सी आ रही थी और ऊपर से कोल्ड एयर मास और फिर साथ इसमें जो शामिल होता है ये गंद, आजकल जो चावल की फसल की बाकियात जलाई जाती हैं वो शामिल होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला बना हुआ है
वो सिर्फ और सिर्फ ये चावल की फसल, आप देखेंगे महीने तक ये सारा जो है वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो धुआं या जिस चीज़ से पैदा की जा रही हैं, ये सबसे ज़्यादा बायस जो है ना इसका ये बन रहा है। और महीने तक फिर ये आप कह लें कि ये चीज़ की कमी हो जाएगी जो स्मोक है, और फिर एक क्लियर फिनोमेना फॉग का हो जाएगा। तो ये असल जो चीज़ है ना हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में भी चूँकि चावल की फसल, हमारे ये सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, लाहौर, नारोवाल, ये इलाके, इन इलाकों में भी चावल की फसल अच्छी खासी काश्त की जाती है, और उसकी भी बाकियात लोग जला देते हैं। मेरा ख्याल है कोई ऐसे मैंने देखा है खुद ट्रैवलिंग करते हुए, और वो नहीं रखते, तो वो भी शामिल होती है। लेकिन आप इंडिया पे तो कंट्रोल ही नहीं है ना हमारा कि जी हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल करें और मुज़ाकरात करें और उनको कहें कि यार ये जो चीज़ है इसका कुछ सोचें कि ये इसको कैसे कंट्रोल करना है, और ताकि ये दोनों मुल्कों में ये ज़रूरी नहीं है कि ये पंजाब हमारे आके पाकिस्तान के इसमें ये आलूदगी का बहस मर रही, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो भी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहे होंगे, और उनका भी इसमें हक बनता है कि जी वो भी अपनी गवर्नमेंट को अवेयर करें ताकि इससे मुसलसल मुस्तकिल तौर पे इसका इंतज़ाम हो सके और हम इस बला से मुसीबत से जो है जान छुड़ा सके। तो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम लाहौर में इसके ऊपर काम कर रहे हैं, साहिबजाद साहब, अगर आपको लगता है कि ये एंटी स्मोक गन्स और ये आर्टिफिशियल रेन्स, ये अगर हम लाहौर में कर लेंगे तो हम ओवरऑल AQI को बेहतर कर सकते हैं? देखें, वक्ती तौर पे थोड़ा सा जैसे ये सुबह सुबह होती हैं वो कंट्रोल होता है, लेकिन आप देखें ना एंटी कंट्रोल गन के मुकाबले में आपका एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत बड़ा है। अब उसका एरिया कितना है, लाखों या जो कुछ भी है वो तो बहुत बड़ा है। अब उसके जो है आप 2 घंटा तो आप कर सकते हैं कि जनाब अली किसी जगह पे आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर हवा जो चलती है वहां से वो फिर आपके वो उस इलाके को कवर कर लेती है। ठीक है, यानी कि बेहतर किया जा रहा है। साहिबजाद खान साहब, बहुत शुक्र, वक्त का बात यही है कि हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो ग्रे जोन है इसको ग्रीन जोन बनाया जाए, लेकिन वक्त लगेगा। इनोवेशन ज़रूर आई है, मगर हकीकत में ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर हम बात करें तो जब ये इनोवेशन हमें ऑन ग्राउंड दिखाई देगी तभी तस्लीम करेंगे ना कि आबो हवा सांस लेने के लिए बेहतर है। मगर उसके लिए सिर्फ ये इनोवेशन से काम नहीं चलेगा। जहाँ बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स को आपने चेंज किया है, अपग्रेड या अपडेट किया है, वहीं पर इन रेस्टोरेंट्स, इन शादी हॉल्स के औकात कार के ऊपर भी काम करने की और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो रात 10 बजे तक चलते रहते हैं, ताकि इससे भी आबो हवा को बेहतर किया जा सके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे कि लाहौर का नया डॉन कौन होगा। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में गैंग वॉर सियासत और कारोबार तक नहीं बल्कि खानदानों की नस्लों तक दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। एक खानदान के बाद दूसरा खानदान और फिर दूसरी नस्ल खत्म होने के बाद यूँ लगता है कि जैसे गैंग वॉर खत्म हो चुकी है, तो फिर अचानक से पता लगता है कि अब औलाद ने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए एक नया महाज संभाल लिया। लाहौर में तीफी बट के एनकाउंटर के बाद गैंग वॉर ख़त्म हो चुकी है, इस किस्म के सवालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये जान लेते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कोई ताजपोशी विटनेस की है। भट्ट साहब, देखिए मुनीज़ा मोइन साहबा, आप जो कह रही है ना ख़त्म हो गई गैंग वार, ये गैंग वार शुरू हो गई, ये सारी बातें ये इस तरह नहीं होता मुनीज़ा साहबा। मैं सॉरी माज़र चलो डिसएग्री हूँ। अगर आप 4 नस्लें देख लें, बिल्ला ट्रका वाले का बाप, बिल्ला ट्रका वाला 2, टीपू ट्रका वाला 3 और चौथा बालाज, ये 4 अफराद मर्डर हुए, क्या दुश्मनी खत्म हो गई? नहीं, चल रही है, ताहाल चल रही है। इसी तरह दूसरी साइड पे तीफी भट्ट साहब फारग हो गए, दुश्मनी खत्म हो गई? नो, अब उनका बेटा, खबर दे रहा हूं, ताजीम गुलशन भट्ट, अकबरी मंडी लाहौर की सबसे बड़ी मंडी जो है उसका ताजर रहनुमा बन गया है। उसके सर पे पग रख दी गई है और वो अपनी बाप की सीट पर आके बैठ गया है और बाज़ाब्ता ताजरों के बड़े ग्रुप से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया है कि जो मेरा बाप जैसे आपकी लुक आफ्टर करता था वैसे ही मैं करूँगा और इसी सिलसिले को लेकर मैं अब आगे चलूँगा। अब जब ये एक नई आ गई चीज़, तो चट्टा साहब जो CCD के सरबराह हैं वो फरमाते हैं कि लोग लाहौर छोड़कर दुबई चले जाए, मलेशिया चले जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता चट्टा साहब।
आपके कहने से दुश्मनदार जो है वो ज़बरदस्ती बज़ोर ताकत आप उनको बाहर नहीं भिजवा सकते, वो अभी यहीं रहेंगे। और इसी तरह ये मामला जो, लेकिन अच्छा मुनीज़, एक सवाल यहाँ पर ये है, दिलचस्प बात मैं आपसे करना चाहूँ, ये जो इशू है ना, ये तीफी बट का, गोगी बट का, ये असल में हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है ड्यू टू सोशल मीडिया। अगर आप गौर करें, गुजरात में किसी शहर में मैं आपको लेके चलता हूँ, शाकी गुजर का नाम ले ले, 18 कत्ल हुए एक दिन में। अच्छा, आप दूसरे खानदान की बात कर ले, खोखरा की बात कर ले, गुजरात में 30 अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं। आप बात कर ले शफकत रुबेरा की बात कर ले, आप अलियास चिन्योटी फैसलाबाद की बात कर ले, दर्जनों अफराद कत्ल हो चुके हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ यह है कि बलाज एक मासूम बच्चा था और पढ़ा लिखा नौजवान था और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया, उसके मर्डर को, इसलिए ये मुनीज़े हाइप क्रिएट हो गई है। अच्छा, अदरवाइज पूरे पंजाब में दुश्मनियों का सिलसिला, गैंगवार का सिलसिला ये चलता रहा है और चलता रहेगा। हाउएवर जो इंडिया में हो रहा है, जैसे दाऊद इब्राहिम है या मस्तान है, उनकी जो दुश्मनी जिस तरह चलती है हमारे यहाँ, वो गैंगवार नहीं चलती। वो सिद्धू मूसेवाला आया तो सिद्धू मूसेवाला फारग हो गया 4 गाने गाने के बाद। हमारे यहाँ ये नहीं है, मादर पितर आज़ादी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टीवी के बाद गैंगवार खत्म हो गई, नो। लेकिन कबायली जंगों की जहां बात हो रही है और ये जिरगा सिस्टम की भी अगर मैं बात करूं तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, पेशावर में भी इस किस्म के कई केसेस हमारे सामने हैं और बलूचिस्तान को हम यहाँ निगलेक्ट नहीं कर सकते, जहां हमने बुगटियों के अंदर भी इस किस्म के काफ़ी केसेस देखे हैं। तो क्यों ना फिर इस किस्म का कोई सिस्टम वहाँ पर भी मुतारिफ करवाया जाए, जो लॉ इन्फोर्समेंट फिर हम देखें। देखिए मुनीज़, जो इंसाफ की बात है ना, मैं समझता हूँ कि CCD को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मावराए आइन जो कत्ल है मैं उसको पसंद नहीं करता। लेकिन जो मरियम नवाज और CCD के सरबराह इस वक्त कर रहा है, वो कर ये रहा है कि बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हो अगर घर में, तो उसको बल्क में जाकर उठाया जा रहा है और 1000 से ज़्यादा बंदे जो है तितर बितर कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इस्लाहाती निज़ाम भी लाया जा रहा है, 27वीं अमेंडमेंट आ रही है और उस अमेंडमेंट के ज़रिए कोर्ट्स को फाल किया जा रहा है। बाबा जी की खबर दे रहे हैं। हाँ, बाबा जी ने भी मुझे कहा, उसने कहा याद है वो असलम शामी दहशतगर्द चौधरी परवेज लाई का जोर, दहशतगर्दी एंटी टेररिस्ट 80 कोर्ट जो बनी थी फौर इंसाफ। अब ये CCD के बाद जो दूसरा अदालती निज़ाम से लोगों को इस तरह किया जाएगा, फुल फ्राई या हाफ फ्राई, लेकिन अब सिस्टम वहां जा रहा है। तो पहले गंद शंद थोड़ा सा साफ करना था, वो कर दिया गया है, अब निज़ाम और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो निज़ाम को आगे चलाने के लिए इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है, ये जो 27वीं आईनी तरमीम का आप हवाला दे रहे थे, मुझे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए मुनीज़े, बात यह है कि 27वीं जो आईनी तरमीम की बात आप कर रही हैं, उसमें भी मेरी इंफॉर्मेशन जो है उसमें अदालती इस्लाहात मामलात लाई जा रही हैं। वो इसी वाक़े की तीफी बट CCD और यही सीक्वेंस है कि अब जो करना था वो कर दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मसलन आज बाबा जी ने कहा कि जिस वक्त ये प्रोग्राम आपका चल रहा है और इससे 15 मिनट पहले आर्डर जारी किया, इस वक्त 7:40 पर अच्छा आर्डर जारी किया है कि कल पीर के रोज सुपुर्दे खुदा। इसी तरह जो काम चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ना पंजाब हुकूमत ने चलाना है ना CCD ने चलाना है। ये इस्लाहात 27वीं तरमीम की जो आप बात कर रही हैं अदालती मामलात में, उनको लाकर आगे किया जा रहा है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी तो हमारे साथ प्रोग्राम में यही गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ब्लैक एंड वाइट में कोई ड्राफ्ट गालिबन 3 तारीख को शेयर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या खबर है आपके पास, और क्या बता कर गए हैं आपको बाबा जी? देखिए मुनीज़े, बाबा जी तो कहते हैं, मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि आपने शहजाद भट्ट साहब गौर नहीं किया कि 2 दफ़ा कौमी असम्बली का सेशन जो है वो बुलाया जा चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, तरीके आ गई, लेकिन फिर बाद में मनसूख कर दिया गया। मनसूख क्यों किया गया? फिर मैंने जब पूछा मनसूख क्यों किया गया, उन्होंने कहा कि ज़रा गौर करें कि भाई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई, उनको खान साहब बनाने जा रहे हैं ना अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को, तो 2 दफ़ा इजलास मुलतवी कर दिया। अब गुज़िश्ता रोज़ सरदार साहब स्पीकर कौमी असम्बली यार सादक साहब को तलब फरमाया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रायविंड में। उससे पहले मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की 1-to-1 मुलाकात हुई, फिर नवाज शरीफ से, और जब आए कौमी असम्बली के स्पीकर, उन्होंने बताया कि जनाब 2 दफ़ा कर चुके हैं, हुण मैं इजलास करना है।
जब इजलास करना है तो उसमें 27वीं अमेंडमेंट की बात आएगी, ये क्लैरिटी आएगी, पुलिस मुकाबलों में कमी आ जाएगी और साथ साथ इस्लाहात आ जाएंगी और साथ साथ लंबी गल्लाने। लेकिन मैं आपको 3-4 ये बातें बता देता हूँ कि महमूद अचकज़ई ने बनना ही या नहीं बनना, इसका फैसला हो गया है, अभी बाबा जी को भी नहीं पता। ये कैसी बात है? लेकिन जिसकी ताजपोशी हुई है, क्या वो अपने वालिद के तर्ज के ऊपर उसी तरह से काम करते दिखाई देंगे या फिर खिदमत करने का अयादा किया उन्होंने अब की बार ताजिरों की? ताजीम गुलशन भट्ट तीफी भट्ट के बेटे की बात कर रही है? हाँ, ताजीम गुलशन भट्ट ने तो खिताब कर दिया, 250-300 बंदे को रोटी खुआ दी, छोटा गोश्त, वो VIP गोश्त खा गए हैं मुनीज़े, और उन्होंने कह दिया है कि पंजाब में जो काम मेरे वालिद मोहतरम करते थे लोगों की फलाह बहबूद का, अब वो मैं करूँगा। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिस तरह के आप भी बता रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं, तो देखते हैं जब इसका ब्लैक एंड वाइट में ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा तभी इसके ऊपर मजीद डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि कल हमारे साथ जब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे, उन्होंने भी इस हवाले से बताया था कि 3 तारीख को गालिबन ये ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा और बड़ी बैठकें भी हो रही हैं रायवेंड में, जहाँ नवाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली के स्पीकर भी मौजूद थे। लेकिन होता क्या है ये आने वाले वक्त में तय होगा। अभी के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।